अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अली भाई और अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। और आज का हमारा ये गहरा विश्लेषण बहुत ही खास होने वाला है। बिल्कुल। आज हम हमारे 10वें प्रैक्टिस सेट पर बात कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक मिनट, गहराई में उतरने से पहले वार्म अप के लिए एक रैपिड फायर राउंड हो जाए, बिना किसी विकल्प के। ये बढ़िया आइडिया है। बिना ऑप्शंस के दिमाग की असली कसरत होती है। पूछिए। तो पहला सवाल, ताजमहल को यूनेस्को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? इसका जवाब है 1983। महाराष्ट्र के बाद हुआ था। और एशियन ड्रामा किताब किसने लिखी? गुन्नार मिडल ने। बिल्कुल। और आखिरी रैपिड सवाल, अनुच्छेद 32 में कितने प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं? 5 प्रकार की रिटें। बहुत बढ़िया। और हाँ, इस सेट में एक सवाल है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? स्रोत में इसका उत्तर खाली छोड़ा गया है, तो ये श्रोताओं के लिए एक मिस्ट्री है, वो खुद इसे खोजें। हाँ, खुद से ढूंढी गई चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं। तो अब हम अपनी इस लाइन बाय लाइन यात्रा की शुरुआत करें। बिल्कुल। तो पहली स्लाइड और हमारा पहला खंड है पॉलिटी यानी संविधान। इसमें एक MCQ है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों यानी DPSP से संबंधित है? भाग 2, 3, 4 या 5? इसका सही उत्तर भाग 4 है। DPSP अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। और बाकी के भाग देखिए। भाग 2 नागरिकता से जुड़ा है, भाग 3 हमारे मौलिक अधिकारों की बात करता है और भाग 5 संघ यानी केंद्र से संबंधित है। और DPSP की बात करें तो इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अच्छा, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य मतलब एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना है। तो DPSP को हम एक कंपस की तरह मान सकते हैं ना, जो सरकार को दिशा दिखाता है कि नीतियां कैसे बनानी है। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है। इसीलिए तो ग्रैनविल ऑस्टिन ने DPSP को संविधान की आत्मा कहा था। एक सेकंड, आत्मा? पर डॉक्टर BR अम्बेडकर ने तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था ना? हाँ, यही बारीक अंतर श्रोताओं को याद रखना है। अम्बेडकर जी के लिए अनुच्छेद 32 आत्मा था और ऑस्टिन के लिए DPSP। समझ गया। अब अगर हम इसके अनुच्छेदों को डिकोड करें तो अनुच्छेद 36 क्या कहता है? अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है, जो बिल्कुल वैसी ही है जैसी अनुच्छेद 12 में है। लेकिन दिलचस्प मोड़ आता है अनुच्छेद 37 में। अच्छा, ऐसा क्या उसमें? इसमें साफ लिखा है कि DPSP न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय हैं। मतलब आप इन्हें लागू करवाने के लिए अदालत नहीं जा सकते। एक मिनट, अगर हम इसके लिए कोर्ट जा ही नहीं सकते तो फिर इसे संविधान में रखने का फायदा ही क्या है? मतलब सरकार की मर्जी है, करे या ना करे। ये बहुत ही तार्किक सवाल है। देखिए, इसका फायदा कानूनी नहीं बल्कि नैतिक और राजनीतिक है। ये सरकारों पर दबाव बनाता है। वो कैसे? जब चुनाव आते हैं ना, तो जनता सरकार के कामकाज का आकलन इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर करती है। आप कोर्ट नहीं जा सकते पर वोट तो दे सकते हैं ना। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया रिपोर्ट कार्ड वाली बात हो गई। एग्जैक्टली। अब आगे के अनुच्छेद देखें तो अनुच्छेद 38 सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है। और अनुच्छेद 39A भी है ना? हाँ, जिसे 42वें संशोधन से जोड़ा गया था। ये निःशुल्क विधिक सहायता देता है, मतलब गरीबों को मुफ्त वकील की सुविधा। ये तो बहुत जरूरी है। और अनुच्छेद 39D? वो समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करता है, चाहे पुरुष हो या महिला। बिल्कुल। और पंचायतों का गठन किसमें है? वो अनुच्छेद 40 में है। और अनुच्छेद 42, जिस पर अक्सर सवाल आता है, वो मानवीय कार्य परिस्थितियों और मातृत्व राहत यानी मैटरनिटी रिलीफ की बात करता है। और जीवन निर्वाह के लिए उचित मजदूरी? वो अनुच्छेद 43 में है। और अंत में अनुच्छेद 43B, जो सहकारी समितियों के गठन से जुड़ा है। तो ये सब एक आदर्श राज्य के नियम हैं, लेकिन आधुनिक नियमों से निकलकर अब जरा प्राचीन शासकों के नियमों की तरफ चलते हैं। हिस्ट्री का सेक्शन? हाँ, स्लाइड 4 में चेर, चोल और पांड्या राजवंशों का जिक्र है। एक MCQ है, चेर वंश का राजकीय चिन्ह क्या था? स्वर्ण, गरुड़, धनुष और बाण या मछली? इसका जवाब है धनुष और बाण। इसे याद रखने की एक बहुत ही मजेदार ट्रिक है इस PDF में। धनुष बाण से चीर देते हैं। चीर से चेर। हाँ, ये अच्छी ट्रिक है ना? चेर वंश के संस्थापक उदयन जेरल थे। और एक दिलचस्प बात यह है कि इनके एक राजा पेरुन जेरल ने गन्ने की खेती को बहुत बढ़ावा दिया था। उस जमाने में गन्ने की खेती मतलब उनकी अर्थव्यवस्था काफी मजबूत रही होगी।
और चोल वंश का चिन्ह क्या था? चोल का चिन्ह बाघ था। इसके संस्थापक विजयालय चोल थे। चोल राजाओं ने बेहतरीन मंदिर बनवाए। जैसे कि परांतक प्रथम ने चिदम्बरम मंदिर बनवाया और राजराज चोल ने विश्व प्रसिद्ध वृद्धेश्वर मंदिर बनवाया। वो तो वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। और पांड्य वंश के बारे में क्या है? पांड्य वंश का चिन्ह मछली था, क्योंकि उनकी राजधानी मदुरई थी। संस्थापक कंडुगोन थे और सबसे खास बात, वो मोतियों का व्यापार करते थे। मोतियों का व्यापार। और शायद कुलशेखरा ने जो मीनाक्षी अम्मन मंदिर बनवाया वो भी इन्हीं की देन है। बिल्कुल। अब अगर हम पूर्वी भारत की तरफ आएं, तो पाल और गुर्जर प्रतिहार वंश आते हैं। हाँ, पीडीएफ में एक सवाल है जहाँ पाल वंश के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं कि ये बौद्ध धर्म के संरक्षक थे, पूर्वी भारत और बिहार में इनका शासन था और इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का समर्थन किया था। और ये तीनों ही बातें एकदम सत्य हैं। पाल वंश के संस्थापक याद रखने की भी एक ट्रिक है। पालना है तो गौ माता को पाल। मतलब गौ से गोपाल। एग्जैक्टली, गोपाल संस्थापक थे। फिर आए धर्मपाल, जिन्होंने विक्रमशिला और सोमपुरा महाविहार बनवाया, जो आज बांग्लादेश में है। और शायद इन्होंने नालंदा के लिए भी कुछ किया था। हाँ, धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय के रखरखाव के लिए पूरे 100 गांव दान में दे दिए थे। 100 गांव का टैक्स एक यूनिवर्सिटी को? ये शिक्षा के प्रति एक बहुत बड़ा कमिटमेंट था। और वैसे नालंदा को 2016 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। सही कहा। अब गुर्जर प्रतिहार वंश की बात करें तो 8वीं शताब्दी में मालवा में इसकी स्थापना किसने की? इसका जवाब नागभट्ट प्रथम है। लेकिन एक रोचक तथ्य ये भी है कि इनके सिक्कों को लेकर राजपूत और गुर्जर समुदायों के बीच आज भी एक ऐतिहासिक विवाद चलता है। इतिहास तो हमेशा से बहसों का विषय रहा है। अच्छा, साम्राज्यों और जमीनों की बात हो ही रही है तो अब भूगोल की तरफ मुड़ते हैं। धरती, नदियां और महासागर। चलिए। स्लाइड 6 में गर्त यानी ट्रेंच के बारे में एक सवाल है। कौन सी गर्त हिंद महासागर में है? आटाकामा, रमापो, एल्यूशियन या सुंडा? इसका जवाब सुंडा गर्त है। इसे पहले जावा गर्त भी कहा जाता था। और दुनिया की सबसे गहरी गर्त? वो प्रशांत महासागर में मैरियाना ट्रेंच है। महासागरों से निकलकर अगर हम मिट्टी पर आएं तो कपास पैदा करने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे आदर्श है? काली मिट्टी, जिसे हम रैगोर मिट्टी भी कहते हैं। इसे कपास के लिए ही क्यों इतना अच्छा माना जाता है? क्योंकि इसमें नमी रोकने की बहुत अच्छी क्षमता होती है। ये भारत में सबसे ज्यादा गुजरात में पाई जाती है और कपास इतनी महंगी बिकती है कि इसे सफेद सोना या व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। बिल्कुल। अब अगर पहाड़ों की बात करें तो एक सवाल है कि शिवालिक पर्वतमाला किसका भाग है? शिवालिक तो हिमालय का ही भाग है ना, जो लघु और वृद्ध हिमालय के बाद सबसे नीचे आता है। सही जवाब। लेकिन इस स्लाइड में सबसे कमाल की चीज कृष्णा नदी प्रणाली का वो 3D मैप है। हाँ, कृष्णा नदी। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? ये महाराष्ट्र की महाबलेश्वर श्रेणी से निकलती है और इसकी कई सहायक नदियां हैं, जैसे कोयना, भीमा, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा और पंचगंगा। और इस पर जो बड़े बांध हैं? इस पर अलमाटी बांध और नागार्जुन सागर बांध बने हुए हैं। विजयवाड़ा शहर इसी के तट पर बसा है और आखिर में ये बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। देखिए, नदियां प्राचीन काल में साम्राज्यों को जोड़ती थीं, लेकिन आज कृष्णा नदी के पानी को लेकर ही महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच बड़ा जल विवाद है। ये तो है, पानी जीवन भी देता है और विवाद भी खड़ा करता है। सही बात है। और पानी और संसाधनों का सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। तो अब बात करते हैं इकोनॉमी और एनवायरनमेंट की। स्लाइड 8 पंचवर्षीय योजनाओं पर है। सवाल है, छठी पंचवर्षीय योजना जो 1980 से 85 तक थी, उसने किस प्राथमिकता पर जोर दिया? तकनीकी आधुनिकीकरण और रोजगार सृजन पर। हाँ, अगर हम इस दशक की टाइमलाइन देखें तो 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इससे पहले 14 का हो चुका था। और 12 जुलाई 1982 को क्या हुआ था? उस दिन नाबार्ड की स्थापना हुई थी, जो कृषि ऋण के लिए बना। उसी साल एग्जिम बैंक भी बना। लेकिन इसी दशक में एक बहुत बड़ा हादसा भी हुआ। 2 और 3 दिसंबर 1984 की वो रात, भोपाल गैस त्रासदी। वो बहुत भयानक था। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। इससे हमें पता चलता है कि विकास और पर्यावरण का संतुलन कितना जरूरी है। खैर, अर्थव्यवस्था का एक और हिस्सा है हमारी करेंसी। करने का वचन देता हूँ, जिसके नीचे रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। हाँ, और क्या आपको पता है कि 500 रुपए का नोट कागज का नहीं बल्कि कपास से बनता है? क्या बात कर रहे हैं? कपास यानी कॉटन से? बिल्कुल, वो 100% कपास आधारित होता है।
और एक और फैक्ट, नोटों पर गांधी जी का जो चित्र हम आज देखते हैं वो 1996 से नियमित छपना शुरू हुआ था। और उससे पहले 1969 में उनकी 100वीं जयंती पर सिर्फ एक स्मारक नोट आया था। और हाँ, एक नोट पर कुल 17 भाषाएं होती हैं। 17 भाषाएं? हाँ, 15 उस पैनल पर होती हैं और 2 हिंदी और अंग्रेजी। ये सच में बहुत दिलचस्प है। हम अगर प्रथम उद्योगों की बात करें तो राउरकेला स्टील प्लांट ओडिशा में लगा था, वो भी जर्मनी के सहयोग से। और वहीं भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम भी है। पहला सीमेंट उद्योग 1904 में चेन्नई में लगा। कागज उद्योग 1832 में पश्चिम बंगाल में और चीनी मिल 1840 में बिहार में। इतने सारे उद्योग, मतलब जंगलों की कटाई भी खूब हुई होगी। एग्जैक्टली। और इसी कटाई को रोकने के लिए पर्यावरण आंदोलन शुरू हुए। स्लाइड 10 में चिपको आंदोलन का जिक्र है। ये भारत में सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ? ये 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले में शुरू हुआ था। इसका नारा था हिमालय बचाओ। और इसे याद रखने की ट्रिक क्या है? ट्रिक बहुत मजेदार है, सुनिए। सुंदर ने गौरी को देखा और वो चिपकने की कोशिश करने लगा, तभी उसकी घरवाली चंडी देवी बनकर आ गई। हाँ, ये क्या था? देखिए, सुंदर से सुंदर लाल बहुगुणा, गौरी से गौरा देवी, चिपकने से चिपको आंदोलन और चंडी से चंडी प्रसाद भट्ट। वाह, ये ट्रिक तो कोई नहीं भूलेगा। एक तरफ हम कागज के उद्योग लगा रहे थे और दूसरी तरफ पेड़ों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन हो रहा था। यही तो विकास और पर्यावरण का टकराव है। अब पर्यावरण से निकलकर सीधे विज्ञान की दुनिया में चलते हैं। स्लाइड 11। साइंस। यहाँ भौतिकी का एक सवाल है। 1.6 कूलाम के आवेश को 0.8 वोल्ट के पार ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा? इसका फॉर्मूला होता है W बराबर V गुणा Q। तो 0.8 को 1.6 से गुणा करेंगे तो आएगा 1.28 जूल। बिल्कुल सही। और रसायन विज्ञान से सवाल है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की? ये जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। परमाणु संख्या 8 है, आवर्त 2 है और समूह 16 है। और वायुमंडल में ये 21% है। लेकिन सबसे हैरान करने वाला फैक्ट बताऊं? हाँ, बताइए। जो तरल ऑक्सीजन होती है ना, मतलब लिक्विड O2, उसका रंग नीला होता है। अरे वाह, गैस रंगहीन है लेकिन लिक्विड नीले रंग का। विज्ञान सच में जादुई है। और इसी ऑक्सीजन को हमारे शरीर में पहुंचाने का काम खून करता है। बायोलॉजी का सवाल है कि रक्त के लाल कण यानी RBC कहाँ बनते हैं? वो बोन मैरो में बनते हैं। हाँ, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। इसका pH 7.4 होता है। मतलब ये हल्का क्षारीय होता है। और RBC की उम्र कितनी होती है? 120 दिन। और उसके बाद वो प्लीहा यानी स्प्लीन में जाके नष्ट हो जाते हैं। और रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहते हैं। कमाल है। साइंस के बाद अब आ जाते हैं साहित्य और प्रशासन पर। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? उनका असली नाम रघुपति सहाय है। बिल्कुल। और साहित्य की बात हो तो ज्ञानपीठ पुरस्कार को कैसे भूल सकते हैं? यह साहित्य का सर्वोच्च सम्मान है जिसमें वाग्देवी यानी सरस्वती जी की मूर्ति दी जाती है। और ये कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है? ये 22+1 मतलब 23 भाषाओं के लिए मिलता है। 2018 में पहली बार अमिताभ घोष को अंग्रेजी के लिए ये पुरस्कार मिला था और फिराक गोरखपुरी को 1969 में मिला था। बहुत खूब। अब प्रशासनिक संस्थाओं पर आते हैं। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना कहाँ की गई थी? इसकी स्थापना 1831 में इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज है, वहां की गई थी। इसके सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। और बीच में एक रैंडम फैक्ट भी है कि 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को और 55वां मोहनलाल को मिला है। बिल्कुल। और WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का गठन कब हुआ? 7 अप्रैल 1948 को। इसका मुख्यालय जेनेवा में है और इसके लोगो में जो सांप लिपटा हुआ है वो चिकित्सा का प्रतीक है। इसके महानिदेशक टेड्रोस एडहानम है। 194 सदस्य हैं और दक्षिण पूर्व एशिया का ऑफिस नई दिल्ली में है। हम अपने आखिरी हिस्से में आ गए हैं। सिंगल लीला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। इसे याद रखने की ट्रिक है, सुंदर बुक्स रखेंगे बंगाले में, न्योरा और गोरू का पत्ता नहीं कटेगा, बस सिंगल ही रह लेंगे, इनका पाता जल्दी कट जाता है। मतलब सुंदर से सुंदरवन, बुक से बुक्सा, न्योरा से न्योरा वैली, गोरू से गोरूमारा, सिंगल से सिंगल लीला और जल्दी पाता से चलता पाड़ा, सब बंगाल में। बिल्कुल। इसके अलावा इंद्रावती छत्तीसगढ़ में, बांदीपुर कर्नाटक में और पेरियार केरल में है। अब कुछ आखिरी प्रशासनिक तथ्य।
हमारे पुलिस थानों में एसएचओ की जो रैंक होती है 2 स्टार वाली, वो पता है कब से चली आ रही है? आजादी के बाद से? नहीं, वो 1861 की पुलिस एक्ट से बनी है। बाप रे। और आज हम बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। वही तो। और UNCRPD भी है, जो दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों का समझौता है, जिस पर भारत ने 2007 में हस्ताक्षर किए थे। तो आज का ये अभ्यास सेट वाकई एक अद्भुत सफर रहा। हमने संविधान के अनुच्छेदों से लेकर विज्ञान के सूत्रों, मतलब 1.28 जूल तक का सफर तय किया। और इतिहास के चोल मंदिरों से लेकर चिपको आंदोलन तक। बिल्कुल। तो जाने से पहले श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न। आज हमने बायोमेट्रिक जैसी आधुनिक तकनीक की बात की, लेकिन क्या आपने गौर किया कि हमारे पुलिस स्टेशनों का एसएचओ रैंक आज भी अंग्रेजों के बनाए 1861 के एक्ट से चल रहा है, और यूपी का राजस्व परिषद 1831 से? ये तो सोचने वाली बात है सच में। बिल्कुल। तो सोचेगा जरूर कि हमारी व्यवस्थाओं में इतिहास का बीता हुआ कल और आने वाला भविष्य कैसे एक साथ कदमताल कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।